सामायिक प्रसंग है पौराणिक। ये कहते हैं एक बार दुर्वासा, क्योंकि आपके इस कार्यक्रम का नाम हिंदुस्तान की उड़ान है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रसंग से मैं अपनी बात शुरू करूं। कहते हैं कि कभी मथुरा के पास यमुना पार दुर्वासा आके रुके। अचानक यमुना में बाढ़ आ गई। दुर्वासा के क्रोध से सब परिचित थे, तो गांव के लोग भोजन लेकर यमुना पार कैसे जाए इस चिंता में वो परेशान थे। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा कि मां यमुना से कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें रास्ता दे दो। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी और उसके बाद जब वो ये बात कही तो स्वाभाविक तरीके से जो लोग थे उनके मन में शंका आना स्वाभाविक था, लेकिन कोई विकल्प दूसरा नहीं था। तो उनने गए, उन्हें यमुना के सामने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा तो यमुना ने रास्ता दिया और वो भोजन लेकर चले गए। भोजन कराने के बाद भगवान दुर्वासा को उन्हें ये बात बताई, लेकिन तब तक यमुना फिर से उफान पर थी। उनको वापस अपने मथुरा वापस आना था। उन्होंने दुर्वासा जी से कहा कि अब हमें वापस जाना है, हम कैसे जाएंगे, आप हमारी मदद करिए। उनने जो बात कही, उनने कहा कि माँ यमुना से कहना कि जो अखंड उपवास करने वाला अगर दुर्वासा है तो मुझे रास्ता दे दो। गाँव वासियों ने भोजन, मथुरा वासियों ने उनको कराया था, उन्हीं का भोजन उन्होंने पाया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि माँ यमुना से कहना कि अगर दुर्वासा अखंड उपवासी है तो हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। वो बेचैनी और बढ़ गई तो वो फिर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने एक पंक्ति में एक बात कही कि ये सच है, यदि व्यक्ति अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग कर ले तो फिर ये संकल्प कभी भी विचलित नहीं कर सकता। ये वो लोग कर सकते हैं जो इस स्थिति में पहुंचने का सामर्थ्य रखते हो, जिनके पास श्रम और साधन की पराकाष्ठा हो। मुझे लगता है कि आज हम सब के सामने जो एक चित्र उभर कर आता है कि पद और व्यक्ति के बीच का जो फासला है, वो फासला अगर देखे बगैर हम शायद अगला मुकाम हासिल नहीं कर सकते, हिंदुस्तान की उड़ान का अर्थ नहीं समझ सकते। आपने चीता के बारे में पूछा तो मैं बैठकर सुन रहा था। मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है कि पद और व्यक्ति के बीच में पद का अहंकार अगर उसके भीतर ऊपर नहीं जाया तो वो व्यक्ति वैसे ही महान कार्य करेगा जो कोई संत या देव पुरुष करता है। अगर हिंदुस्तान की उड़ान की हम कल्पना करते हैं तो हिंदुस्तान की उड़ान के लिए तो ये देश विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगा, ये संकल्प के साथ हम जैसे लोग राजनीति में आए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रश्न होता है, लेकिन उसके बाद भी जब अभी हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने तो हमारी देश में भी चर्चा हुई और दुनिया में भी चर्चा हुई। ये भारत की उड़ान है, ये हिंदुस्तान की उड़ान है। 2014 में हम 11वें नंबर पर थे, कब 10 पर आ गए, 9 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, किसी को नहीं पता, कभी जरा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम 5वें नंबर पर आए तो जब दुनिया ने चर्चा की तो हम भी जागे कि नहीं, हमने कुछ मुकाम हासिल किया है। हमने शायद कोई लंबी उड़ान हिंदुस्तान ने लगा दी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन को पीछे किया था जिसके 250 वर्ष इसने हम पर राज किया। हम उससे आगे जब गए तब दुनिया ने माना, तब देश के लोगों ने चर्चा शुरू की है। इसी संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का मैं सदैव आदर करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब मैं इस विभाग में आया तब हमें पता नहीं था कि हमारे पास में जो स्कीमें सफलताएं अर्जित कर रही है, उसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो सबसे सफल योजना है, 2017 से 22 के बीच में 10,000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ। फिर से उस योजना को इस बार अवसर मिला और 4,600 करोड़ रुपया फिर से योजना में आए। और दूसरी योजना है PMFME, जिसमें भी 10,000 करोड़ है। और उसमें जो लघु उद्यमी है, वो लघु उद्यम का मतलब है कि कोई व्यक्ति, कोई समूह जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, सोसाइटी, FPO या कोई छोटा उद्योगपति, हमको 5 वर्ष में 10,000 करोड़ देकर उनको तकनीकी तौर पर
उनके मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, उनके समूह के सामर्थ्यवान बनाने के लिए वो 10,000 करोड़ की योजना ये इस बार से संचालित है। प्रधानमंत्री जी ने अभी बजट में कहा भी था कि हम 2 लाख ऐसे लघु उद्यमियों को 5 वर्ष के भीतर 10,000 करोड़ रुपया देकर हम उसको अपग्रेड करें। जब लक्ष्य पूछा गया, और तीसरी योजना है PLI, उसमें भी 10,000 करोड़। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात जो मैंने महसूस की है, क्योंकि दूसरे नंबर पर जब मैं कहता हूँ, इस वर्ष का हमारा आंकड़ा था 45,000 करोड़ लघु उद्यमियों को ये लाभ देने का, लेकिन हम उनको नहीं दे पाए। और इसको हम इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कमी हमें समझ में आती है कि हम जानकारी देने में पीछे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपका ये कार्यक्रम हमारे लिए और हमारे उन लघु उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगा। हिंदुस्तान की उड़ान अगर हो सकती है तो दुनिया की इकोनॉमी में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर उसकी ताकत या सबसे गति के साथ में बढ़ती हुई कोई क्षेत्र है तो वो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है। उस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अगर कोई संबल दे सकता है तो हमारे वो लघु उद्यमी दे सकते हैं, जिन 2 लाख लोगों को, समूहों को या लघु उद्यमियों को हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। जो तीसरी स्कीम है ये तो बड़े लोगों के लिए, PLI स्कीम, उसमें भी 10,000 करोड़ है जो हमें 5 वर्ष में देना है। अभी तक जो उसका जो तर्क है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये शायद हिंदुस्तान की उड़ान का मूल तत्व हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का खान पान देश और दुनिया में पसंद किया जाता है, उसकी मांग भी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आज एक भी भारतीय उद्यमी जो खाद्य प्रसंस्करण का है, कंपनी हो, व्यक्ति हो, उसकी दुनिया में कोई पहचान नहीं है। कोई विदेशी कंपनी आती है और यहाँ कोको कोला के नाम से आती है और हमारे ही संसाधनों का उपयोग कर हमको बेच कर जाती है, लेकिन कोई भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं बन सकी। प्रधानमंत्री जी का कहना बड़ा साफ था, देश को आगे बढ़ाना है, रोजगार के अवसर देखने, हमारे पास में जमीन उतनी ही है, संसाधन उतने हैं, हमारी मेघा, हमारा व्यापार दुनिया के बाजार में जब तक हम अपने आप को काबिज नहीं करेंगे, हम अपने लोगों, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में कोई बेहतर गारंटी नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने दूसरी बात कही, सारे लोग घबराते थे और उन्होंने कहा कि उद्यमी अगर है, अगर वो रेडी टू ईट कैटेगरी है, उस रेडी टू ईट कैटेगरी में अगर वो दुनिया के मार्केट में जाने के लिए तैयार है तो भारत सरकार उसको 50% का योगदान करेगी। पर दूसरी कैटेगरी थी कि या तो वो इनोवेटिव या ऑर्गेनिक पैदा करने वाली हम बहुत श्रेष्ठ देशों में हैं। इनोवेटिव से मतलब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि दूध की एलर्जी जिनको होती है, तो अभी एक मुंबई के नौजवान ने उसमें कोई एंजाइम मिलाकर उस प्रोडक्ट को तैयार किया है। एलर्जी वाला व्यक्ति भी दूध, दही, बाकी चीज़ें खा सकता है। दुनिया में इसी प्रकार के इनोवेशन की ज़रूरत थी, वो आज भारतीय कंपनी कर रही है और उसको उसका मौका मिला है। वो तीसरा चैलेंज था मार्केटिंग का और ब्रांडिंग का, कि वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उसमें सरकार मदद करने के लिए तैयार है, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था। जब इसके आगे पूछा कि चैलेंज क्या थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 चैलेंज लगते थे और दोनों का समाधान दिया। पहला था मार्केटिंग और ब्रांडिंग, और दूसरा था कि हम कंटेंट के बारे में हमारी चीज़ें बेहतर नहीं थी, या हमारे पास में बेहतर चीज़ें थी लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं था। और इसलिए एक मैपिंग की गई कि हमारी जितनी भी फूड लैब हैं उनको इस प्रकार से डिज़ाइन करें, इतने देश की मैप के हिसाब से, देश के नक्शे के हिसाब से कोई भी सैंपल 8 घंटे से ज़्यादा का समय ना ले, तो निश्चित रूप से हम बेहतर काम कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इन दोनों चैलेंजों को आज भी दूर करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस बात की कल्पना किसी को नहीं थी कि दुनिया अगला वर्ष मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाएगी। दुनिया में 40% उत्पादन मोटे अनाज का भारत करता है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग यूनिट कितने हैं? मैंने पूरे देश में पता करने के बाद पता चला 99, अब जाकर वो 127 की सूची आ पाई है। लेकिन लघु उद्यम कितने हैं? लघु उद्यम 24 लाख है। वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लिज्जत पापड़ जैसे समूह भी उसमें एक है, लेकिन बाकी लोग ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है, टोटल अनऑर्गेनाइज है। उन 2 लाख को हमने टारगेट किया, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट की अगर कोई भरपाई कर सकता है तो वो ये लघु उद्यम कर सकता है। और आज की तारीख में पूरी दुनिया का बाजार भारत का इंतजार कर रहा है। जो दुनिया की परिस्थितियां हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलावा सर्वाधिक मिलेट्स हमारे पास में है। अगर हमने प्रोसेसिंग के रास्ते पर हम आगे बढ़े तो आप मानकर चलिए कि दुनिया का पूरा बाजार भारत की तरफ एक टकटकी लगा कर देख रहा है। हमारे
खान पान का स्वाद, उसकी मांग वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन मिलेट्स का जो की मांग है पूरी दुनिया में, वो बाज़ार भारत के लिए हिंदुस्तान की उड़ान का अवसर देख रहा है। हम कितने भागीदार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। और मैं मानता हूँ मार्केटिंग ब्रांडिंग की ये चीज़ें आपके चैनल पर जब बैठकर मैं कहता हूँ तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो यही अपने आप में एक मार्केटिंग ब्रांडिंग का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। दुनिया में ज़रूर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन उद्योगपतियों को या कंपनियों को मदद करेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ तक भारत की बात है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये 3 मैंने उन योजनाओं का उल्लेख आपको किया है, और वो निश्चित रूप से एक आम गरीब आदमी से लेकर या गृहिणी से लेकर कोई समूह में काम करने वाली हमारी महिलाएं हों, सोसाइटीज़ के माध्यम से काम करने वाले हमारे एनजीओज़ हों, या फिर एफपीओ हों, या कोई इंडिविजुअल कोई छोटी मोटी कोई उद्योग लगाने वाला व्यक्ति है, उन सबको ये अवसर मिलने का एक अवसर है। और इसलिए मैं मानता हूँ ये विज़न जो होता है कि हम दूर तक देख पाते हैं, आने वाले 10 साल बाद इस दुनिया में क्या होगा या इस देश के लिए क्या ज़रूरत है। उड़ान के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इस बात का अनुमान लगा लें कि हवा कैसी होगी, दिशा कैसी होगी, जाना कहाँ है, और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स आज मंत्रालय के कामकाज में मुझे दिखते हैं। और इसीलिए सर नए भारत की मैंने बात की और मैंने कहा कि नए भारत के लिए आपके मंत्रालय के क्या विजन है ये आप साझा करें। मैं मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से भी निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएँ। बहुत सारे सवाल हैं सर जो आपके मंत्रालय से जुड़े हैं। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा विजन बताया, लेकिन कहते हैं विजन में जब तक सवाल जवाब ना हो जब तक विजन की चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए लगातार आप ही की बातों से शुरू करता हूं, क्योंकि आपने उसमें कई ऐसी बड़ी बातें कही। क्योंकि हाल ही में पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकला। हमने कई ऐसे लक्ष्यों को पूरा किया जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब एक नया लक्ष्य है कि एक और नई सीढ़ी है जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे भारत बनेगा। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, इसका जिक्र लगातार किया भी जाता है। खास तौर पे सरकार इसको लेकर किस तरीके से काम करे और आपका मंत्रालय इस पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि मुझे उन बातों को रिपीट ही करना होगा कि चाहे हमने जो चीज़ें आपको बताई कि हमारा रेगुलर बजट 6,000 करोड़ है, लेकिन एक योजना में 10,000 करोड़ है, दूसरी योजना में 10,000 करोड़ है। जो पहले से 17 से 22 तक हमारी पहली स्कीम चल रही थी उसको कंटिन्यू किया। विज़न का मतलब है कि अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं तो पहले तो हम कर भी नहीं पाते थे। आज मैं 33 साल पहले संसद में आया था, मैंने तमाम गठबंधन से लेकर तमाम युगों को देखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर वित्तीय प्रबंधन और उसकी गति को तेज़ किया तो रोज़गार के अवसर तो स्वाभाविक तरीके से निकलने ही हैं। और इसलिए हम किन लोगों को फोकस करें। जब मैं ये बात कहता हूँ कि हम बढ़ती अर्थव्यवस्था में किन लोगों की ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ये योजनाएं या ये क्षेत्र खाली योजनाओं के सारे भागीदार हैं ऐसा नहीं है। मैंने दक्षिण में गया था तो एक उद्योगपति से मिला, उनने सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं लिया, लेकिन वो मिलेट्स पर 42 प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर 100% एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनकी जो चैलेंज था सिर्फ लैब, वो लैब के लिए वो चेन्नई भेजते थे और उनको बड़ा खर्चा उठाना पड़ता था, हमने उसका रास्ता दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं। आप उस शब्दावली में मैं कहूँगा कि ये खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो इस बढ़ती हुई तेज़ गति की इकोनॉमी में सबसे बेहतरीन क्षेत्र है। दूसरी बात होती है कि जब कभी हम जो जन सुविधाएँ हैं यदि वो उनको मुहैया कराते हैं, जैसे मैं जल शक्ति का मंत्री हूँ, तो जल जीवन मिशन में 2019 में जब संकल्प लिया गया तब 3 करोड़ 23 लाख लोगों के परिवारों के पास पाइप से पानी था, लेकिन 19 में घोषणा के बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 10 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा हो गए। तो ये जो फर्क है सिर्फ पानी नहीं है, ये शुद्ध पानी मिलेगा तो स्वास्थ्य की समस्याएं भी कंट्रोल में होंगी। महिलाओं का, वो महिलाएं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज ही मैं मणिपुर से लौट कर आया हूँ, उस नल जल योजना में मैं चंदेल जैसे ज़िले में था जो मतलब एक समय इंसर्जेंसी का चरम पर था, तो वहाँ पर महिला कहती है कि हम तो पानी ढोकर लाते थे, बरसात में नदी का पीते थे, पहली बार घर में पानी आ रहा है। तो समय और स्वास्थ्य दोनों बच रहे।
सर क्योंकि आपने मणिपुर की बात की, आपने चंदेल की बात की, ये फॉरवर्ड मोस्ट इलाके हैं लगातार। एक चीज़ ऑब्जर्व की गई वो ये कि डिस्पैरिटी है रूरल एरिया में और ख़ास तौर पे शहरी इलाकों के अंदर, वो ये कि जो औद्योगिक विकास है वो शहरी जगहों पे तो है, लेकिन T2 में T3 की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वो विकास लंबे समय तक नहीं हो पाया। तो उस डिस्पैरिटी को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? आपने दो बातें अलग अलग पूछी, एक तो उत्तर पूर्व का सवाल किया, दूसरा शहर और ग्रामीण की बात की है। बल्कि मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जब मैं इम्फाल आया तो गांव का आदमी तो हमारी तारीफ कर रहा था कि मुझे पाइपलाइन से पानी मिल गया, लेकिन इम्फाल में एक पत्रकार ने जिससे मुझसे बात की उसने कहा कि मुझे 45 साल में शुद्ध पानी नहीं मिला। अब ये चीज़ है, इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में हमारा मेगा फूड पार्क हो, हमारा मिनी फूड पार्क हो या हमारा कोई इंडस्ट्री हो, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही लगती है, क्योंकि हमको 50 एकड़ मेगा फूड पार्क में चाहिए होता था। जो मिनी एपीसी है उसके लिए हमको 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चाहिए। और हमारा जो काम है फूड प्रोसेसिंग का, वो निश्चित रूप से खेत की तरफ हमें उल्टा जाना पड़ेगा, गांव तो छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नीतिगत तौर पर जो स्पष्ट विज़न जो है वो अब क्लियर है, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सर क्योंकि आपने अपने विजन को बहुत लंबे समय तक अभी क्लियर भी कर दिया, आपने कई बातें और बताई हमको। अब आप मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे राजनीतिक सवाल ना हो ये नहीं हो सकता। और इसका सबसे राजनीतिक मुद्दा जो गर्म है वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार वो आक्रामक भी हो रहे हैं, लगातार आप पे सवाल कर रहे हैं, और उनका मानना यह है कि बीजेपी इसको लेकर बौखला गई है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तुलना होनी भी क्यों चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्यों कर रहे हैं ये उनको कहना पड़ेगा कि उनको इस उम्र में इस विफलताओं के बाद ये रास्ता उनको याद आया। मैंने तो जीवन भर पैदल यात्राएं की हैं, मैं डांडी मार्च में भी चल के आया हूँ। कांग्रेस तब नहीं जागी जब गांधी के डांडी मार्च का समय था, तब कभी कांग्रेस नहीं जागी। राहुल गांधी, मेरी बात का जवाब दें, मैं कल्चर मिनिस्टर था, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे और उसका प्रारंभ महात्मा गांधी की डांडी यात्रा से शुरू हुआ और जहाँ तक वो नमक सत्याग्रह का स्थान था वहाँ तक यात्रा गई। किसी कांग्रेसी को तब गांधी याद नहीं आए, किसी कांग्रेसी को आज़ादी का वो अमृत महोत्सव याद नहीं आया। क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? आज आप वो किसकी नकल कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो बरसों से छोड़ दिया कि कभी पैदल यात्रा होती है। पैदल यात्राएं तो हम लोगों ने की हैं, चाहे हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे शिला पूजन हो, या ग्रामीण क्षेत्र में विकास के मामले हों, या फिर कहीं पर अकाल पड़ गया हो, या फिर ओलावृष्टि हो गई हो, अतिवृष्टि हो गई हो। पैदल यात्रा करने वाले लोगों का इतिहास तो हम लोगों का है और हम लोगों ने एक आध बार नहीं किए। हम ही नहीं गिन पाएंगे, हमको तारीखें याद करना पड़ेगी कि कितने वर्षों तक हमने लगातार किए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों से सवाल करने की बजाय वो इस बात का उत्तर ज़रूर दें कि महात्मा गांधी कि जब डांडी यात्रा का समय था तब किसी कांग्रेसी को याद क्यों नहीं आई, आज क्यों याद आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ना सिर्फ विजन बताया बल्कि ये भी बताया कि जो विजन विपक्ष का है वो किस तरीके से आप फेल बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि अब 5 ट्रिलियन की जो उड़ान है वो भी ये देश बहुत जल्दी उड़ान भर पाएगा और उसको पूरा कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर आपका जो वाक्य है वो जरूर काम आएगा। बहुत शुक्रिया सर जी हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। मैं जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव सर से आग्रह करूंगी कि वो आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति मंत्री को मोमेंटो भेंट करें। जी हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम में आप आए, जी हिंदुस्तान तहे दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करता है। जोरदार तालियां प्रहलाद सिंह पटेल जी के लिए।